Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to your English class. My name is Waqar Ahmed and I teach English. Beta, in this lesson we are going to look at SQ3R. SQ3R is a reading technique or study technique given by Francis Robinson in 1946 in his book Effective Study. Then we will look at I Have a Dream, Unit 2.1 in your book. Then in the end we will try to discuss about American and British English. What are the main differences between American and British English? ये भी हम कोशिश करेंगे एंड पे डिस्कस करने की इंशाल्लाह. Now, बेटा comes on SQ3R. What is SQ3R? Beta, basically as I told you, it's a reading technique, study method which helps a lot to students if they follow them. अब इसमें है क्या बच्चे? S stand for survey, Q stand for question, R stand for read or reading. Then next R, 3R mean 3 times R. Then next R, record or recite. Then नेक्स्ट आर रिव्यू और रिवाइज. अब इसको बच्चे डिस्कस करते हैं. सर्वे क्या है बेटा? जब भी आप अपनी ये मैं आपको बता दूं कि ये मेथड टोटली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है. और ये जो मेथड इसने दिया था रॉबिन्सन ने, ये था भी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए. अच्छा, अब इसमें सर्वे में क्या है बेटा कि जो चैप्टर भी आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक भी आप पढ़ने जा रहे हैं, ओवरऑल आपने उस टॉपिक का, उस चैप्टर का एक सर्वे कर लेना है. इसको अगर हम रीडिंग टेक्निक्स में कहें तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं स्किमिंग. अब स्किमिंग में क्या करना है, सर्वे में क्या करना है बेटा कि इसमें आपने उस चैप्टर की आउटलाइन देख लेनी है, उसकी हेडिंग, देन सब हेडिंग्स, फिर उसमें जो अगर कोई पिक्चर है उस चैप्टर में, कोई ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, इस तरह की. और इस पे आपने सर्वे में उस चैप्टर की या टॉपिक की मैक्सिमम आपने 3-4 मिनट्स यूज करने हैं, ऐसे ज्यादा नहीं. और ये मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, ये किसी भी आप जो सब्जेक्ट है उसमें ये अप्लाई कर सकते हैं. कोई भी सब्जेक्ट है तो सर्वे में ओवरऑल आपने 2-3 मिनट्स में एक ओवरव्यू ले लेना है, बर्ड्स आई व्यू ले लेना है उस पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर का. सेकेंड, अब क्या करेंगे? क्वेश्चन. अब क्वेश्चन से क्या मुराद है कि जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उस बुक पे जो एंड पे चैप्टर है या जो भी वो आप टॉपिक है उसके एंड पे, हमारे यहां जैसे बुक के एंड पे क्वेश्चंस होते हैं, अब आप क्वेश्चन रीड करें. उसके बाद आपके पास अगर मटेरियल है, पास पेपर्स हैं, कोई गेस्ट पेपर है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड वहां पर जो क्वेश्चंस गिवन है वो क्वेश्चन आप रीड करें, उनको देख लें. फिर इसी तरह आप खुद से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं टीचर्स की हेल्प से, या खुद से भी पीयर लर्निंग से, आप अपने फेलो से डिस्कशन से भी कोई क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं. तो ये 2 काम करने हैं आपने, सर्वे और क्वेश्चन. ये प्री रीडिंग है, ये रीडिंग से पहले होगा. उस चैप्टर या टॉपिक की रीडिंग से पहले आपने उस टॉपिक का सर्वे कर लेना है, उसके क्वेश्चन रीड कर लेने हैं. देन आप बेटा उस टॉपिक को क्या करेंगे? रीड करेंगे, उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. अब रीडिंग स्टार्ट करते वक्त आपके पास या तो हाइलाइटर हो या कोई रेड बॉल पेन हो कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नजर आती है, कोई डेट्स नजर आती हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वैसे आप उन आउटलाइन कोई नजर आती है तो उसको आप क्या करते जाएं, साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं, हाईलाइट करते जाएं. रीडिंग में एक पॉइंट माइंड में रखना है बेटा कि अगर आप रीड कर रहे हैं तो कहीं पे जाके आपको अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो उस पे फिर वहां पे टाइम वेस्ट ना करें, उसको स्किप कर दें, अंडरलाइन कर लें, उसको हाईलाइट कर लें और नेक्स्ट चलते जाएं. मे बी वही पॉइंट जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था पेज 1 पे, पेज 2 पे राइटर ने उसको एक्सप्लेन किया हुआ हो, पेज 2 पे वो एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ हो. तो यहां पर रीडिंग भी जो आपने करनी है वो डिटेल रीडिंग नहीं करनी, एक दफा रीडिंग कर लेनी है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं, जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको नजर आते हैं उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे या मार्कर से हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे. जो 4th स्टेप आएगा बच्चे वो क्या है? रिकॉर्ड और रिसाइट. रिकॉर्डिंग क्या है बच्चे कि आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, रीडिंग कर ली, अब उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए थे, अंडरलाइन किए थे, उसको नोट करें, नोट्स बनाएं, उनके अपने रजिस्टर पे उनको नोट करें, एंड पे लिख लें
और उसके बाद रिसाइडिंग, इस रिसाइड को फिर रिकॉल भी कहते हैं कि वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाया आपने, अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोई भी ऑथर है या राइटर है उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या कोई हेडिंग्स हो सकती हैं, सब हेडिंग्स हो सकती हैं, कोई आपके अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप फार्मूलाज हो सकते हैं, और इस तरह की जो चीजें हैं वो आपने नोट करनी है और फिर उनको क्या करना है, रिकॉर्ड में लिखना है अपने पास, और फिर उनको रिकॉल करना है, उनको याद करना है। कोई कोटेशन है तो ये आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, इनको रिकॉल करना पड़ेगा, इनको याद करेंगे। अब ये किस में आएंगे, ये ड्यूरिंग रीडिंग में ये प्रोसेस आएगा। जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो ये दो काम आपने कर लेने हैं बच्चे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट आर मीन रिव्यू और रिवाइज। अब ये रिव्यू और रिवाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। जो टॉपिक आज आपने कर लिया, जो कॉन्सेप्ट आप जिसकी आपने रीडिंग कर ली, उसको 24 आवर्स में आप रिवाइज करें, 24 आवर्स में उसको एक दफा रिव्यू करें। इसमें रिसर्चेस हैं बेटा कि जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट विद इन 25 आवर्स हम उसको 24 आवर्स उसको हम रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो वो फिर लॉन्ग टर्म मेरी और आपकी मेमोरी का पार्ट रहता है। वो इतनी जल्दी मेरे आपके माइंड से स्किप नहीं होता। इसी तरह फिर इस रिव्यू में आपने दो काम करने रिवाइज में, एक तो विद इन 24 आवर्स आपने इसको रिवाइज करना है, देन बेटा विद इन 1 वीक, एक वीक के बाद फिर जो चीजें, वो जो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया था, वीक में एक दफा उसकी दोबारा रिवीजन कर लें। इस मेथड को बच्चे आप अप्लाई करेंगे, इंग्लिश में अप्लाई करें और सब्जेक्ट्स में अप्लाई करें, तो ये आपको पे बैक करेगा, ये आपको फैसिलिटेट करेगा बच्चे कि जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जो कहते हैं हमें चीजें भूल जाती हैं या हमें समझ नहीं आती, तो इस मेथड को अप्लाई करेंगे बच्चे, तो आई होप कि बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स ये स्टडीज रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है बच्चे कि इसी मेथड को अब हम अप्लाई करेंगे जो आज हमारा टॉपिक है मेन, आई हैव अ ड्रीम पे। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये स्पीच है बेटा, इसको मैं इससे पहले आपने क्या करना है, आपका इसका पेज है 41, 40, 41 एंड सो ऑन। मार्टिन लूथर किंग, ये जो आई हैव अ ड्रीम स्पीच है आपकी बुक पे, ये अब आप बुक पे जाएंगे, इस पे ये सारा अप्लाई करेंगे, सर्वे करें इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ें आप, कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपके पास कोई डेटा है, मटेरियल है तो वो रीड करें और इनको माइंड में रखें। मतलब अब ये लेक्चर यहां तक आपने पॉज करना है, आप जब सुन रहे होंगे बच्चे इसको पॉज करके, तो ये इस आई हैव अ ड्रीम का आपने सर्वे करना है, चैप्टर का पेज नंबर है 40 एंड 41 सो ऑन, और इसके फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने देख लेने हैं। सर्वे के बाद उन क्वेश्चंस को माइंड में रखेंगे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर सुनेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बेटा एज आई टोल्ड यू इट्स अ स्पीच बाय मार्टिन लूथर किंग जॉनर। अगर इसका हम देखें तो ये स्पीच है ऑन अगस्त 28, 1963 मार्टिन लूथर किंग लेड अ मार्च ऑन वॉशिंगटन एंड डिलीवर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्पीच इन अमेरिकन हिस्ट्री। ये स्पीच कब डिलीवर की गई बच्चे, अगस्त 28, 1963, और ये वॉशिंगटन में मार्टिन लूथर ने बच्चे मार्च किया और उस पे उन्होंने स्पीच डिलीवर की। This was a momentous speech that paved the way for the Negro to have their rights. This speech was delivered in front of the Lincoln Memorial. अब बच्चे ये मोमेंटस क्या है जी, इंपॉर्टेंट, आउटस्टैंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, आउटस्टैंडिंग, कि इस स्पीच की बेस पे फिर जो ये नीग्रो हैं, जो ब्लैक पीपल हैं अमेरिकन जो थे, उनके राइट्स फिर आगे उनकी क्या हुआ बच्चे, क्लियरेंस हुई, उनके उसमें जो हर्डल्स थी उनके राइट से रिलेटेड। और दूसरा बच्चे ये अब स्पीच डिलीवर्ड कहां की गई, इन फ्रंट ऑफ लिंकन मेमोरियल। लिंकन, अब ये रेफरेंस है बेटा, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इब्राहम लिंकन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बच्चा। मेमोरियल मीन मॉन्यूमेंट, कि जो इब्राहिम लिंकन को जो मॉन्यूमेंट था वहां पे उसके सामने ये स्पीच डिलीवर की गई, और डिलीवर किसने की, मार्टिन लूथर किंग ने। ओके, नाउ थोड़ा सा इसके ऑथर के बारे में देख लेते हैं, ये मार्टिन लूथर किंग कौन थे। मार्टिन लूथर किंग वाज बोर्न ऑन जनवरी 15, 1929। अब बेटा इस पे ये जो ऑथर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये आपने माइंड में रखनी है, ये आपके एमसीक्यूज में एक आध एमसीक्यूज ऑथर से रिलेटेड लाजमी पेपर में आता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, डेट ऑफ प्लेस, नेशनैलिटी, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन ऑथर से रिलेटेड, वो किसी भी चैप्टर के ऑथर है, ये आपके पास होनी चाहिए। एटलांटा एंड जॉर्जिया। नेक्स्ट, he was a civil rights activist and the most charismatic leader of the American civil rights movement of the 1950s and 60s.
क्रिस्मेटिक लीडर। क्रिस्मेटिक मीन बचा चार्मिंग, अट्रैक्टिव। 1950s और 1960s में जो अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट्स थी, जो एक डिस्क्रिमिनेशन थी बिटवीन व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल, उनके ये क्रिस्मेटिक लीडर थे। ही प्लेड अ पिवटल रोल in ending the legal segregation of the African American citizens in the South and other areas of the US, as well as creation of the Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965. और क्या था बच्चे इनके अचीवमेंट क्या है कि ये क्रिस्मेटिक लीडर में एक्सप्लेन, पिवटल रोल, पिवटल मीन मेन, इंपॉर्टेंट, की रोल, इनका एक की रोल है बच्चे किस में, रेशियल लीगल सेग्रीगेशन को एंड करने में। सेग्रीगेशन मीन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन बच्चे जिसको हम सिंपल वर्ड में उर्दू में कहें नस्ली तासब, के नस्ल की बेस पे, रेस की बेस पे 1950s और 1960s में जो अमेरिका में प्रॉब्लम्स थी उनको एंड करने में, उनको रिजॉल्व करने में इनका मेन रोल है। नेक्स्ट बेटा, क्रिएशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। अब 1964 में जो सिविल राइट एक्ट की क्रिएशन हुई उसमें भी उसकी बैक पे हम देखें तो मार्टिन लूथर किंग का मेन रोल है। और देन वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965, इसी तरह 1965 में जो वोटिंग राइट एक्ट्स बच्चे उन्होंने एस्टेब्लिश किया, इसमें भी मार्टिन लूथर किंग का पिवटल रोल है। किंग रिसीव्ड मीन मार्टिन लूथर किंग नोबेल पीस प्राइज इन 1964। 1964 में इनको पीस प्राइज भी अवार्ड किया गया। He was assassinated in April 1968. अब इनकी बेटा जो डेथ हुई, assassinated और assassination mean murder or to kill someone but mainly for political purposes। जो रीजन होती है इसमें assassination का वर्ड हम यूज करते हैं जनरली political murder के, political बेस पे अगर आप पॉलिटिक्स की बेस पे किसी का मर्डर हो जाता है तो असैसिनेशन का वर्ड यूज होता है। और इनकी जो असैसिनेशन हुई 1968 में। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था बच्चे ऑथर का, मार्टिन लूथर किंग का। नाउ अब डिस्कस करेंगे बेटा थीम्स। आई हैव अ ड्रीम के जो स्पीच है इसके मेन थीम कौन कौन से हैं बच्चे? थीम्स कैन बी मैनी और देयर कैन बी वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रेटर ऑफ और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरप्रेटर। जो भी इंटरप्रेटर है बेटा, जो भी रीडर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग थीम्स वेरी कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो इसको हम देखेंगे तो वो फर्स्ट थीम क्या है बच्चे? होप एंड एस्पिरेशन। ये जो आप जो मेन थीम बुक में भी है बच्चे, होप एंड एस्पिरेशन के। सेकंड थीम इसमें क्या है बच्चे? निगेशन ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन। निगेशन मीन रिजेक्शन एंड अगेन रेशियल मीन रिलेटिंग टू रेस। सेग्रीगेशन मीन डिस्क्रिमिनेशन, आइसोलेशन, कि किसी पर्सन को, किसी सोसाइटी को, ग्रुप ऑफ पीपल को जब हम रेस की बेस पे उनको साइड पे कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम जनरली क्या कहेंगे? रेशियल सेग्रीगेशन मीन नस्ली तासब, नस्ल की बेस पे किसी से तासब करना। प्रेजुडिस का वर्ड इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं, बायसनेस का वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं। सेकंड थीम बेटा ये है। थर्ड थीम इज और कैन बी फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम फ्रीडम फॉरवर्ड फॉर नीग्रो, नीग्रो फॉर देयर बेसिक राइट्स, कि नीग्रो के जो बेसिक राइट्स हैं उनके लिए फ्रीडम। नेक्स्ट थीम कैन बी इक्वालिटी एंड जस्टिस। पावरफुल थीम बच्चा, स्ट्रॉन्ग थीम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। कोई भी नेशन और कोई भी इंस्टीट्यूट और कोई भी फैमिली और कोई भी पर्सन बेटा इसको फॉलो किए बगैर वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो तरक्की नहीं कर पाएगा। इक्वालिटी एंड जस्टिस, तो वो इक्वालिटी और जस्टिस भी इसका एक मेन थीम है और वो इसमें चैप्टर में उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। नेक्स्ट बेटा विजन ऑफ अमेरिका, कि फ्यूचर का अमेरिका कैसा होना चाहिए। फ्यूचर में कौन कौन से उनके ड्रीम थे जो उन्होंने देखे कि मैं फ्यूचर में अमेरिका को यहां पे देखना चाह रहा हूं। तो ये बेसिक 5 थीम्स थे बेटा, मैंने जैसे पहले बताया और भी हो सकते हैं। आई होप यहां तक आपको चीजें बच्चे क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। मार्टिन लूथर अब ऑथर, फिर ये आई हैव अ ड्रीम किससे रिलेटेड है, और फिर इसमें जो मेन थीम्स हैं बेटा, नेक्स्ट हम इसको अब कुछ और चीजें इसकी हम डिस्कस करते हैं बच्चे। ओके बेटा, नाउ वी विल डिस्कस फिगरेटिव लैंग्वेज एग्जांपल्स इन आई हैव अ ड्रीम। अभी हमने ये देखना है कि ये फिगरेटिव लैंग्वेज और फिगर ऑफ स्पीच जनरली कौन कौन से यूज हुए हैं आई हैव अ ड्रीम में।
ये थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू करेंगे, बाकी सारे तो उसको डिस्कस करना ज़रा डिफ़िकल्ट टास्क। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे जी। पहले बच्चे देखना है कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है। फिगरेटिव लैंग्वेज रेफर्स टू लैंग्वेज दैट यूजेस वर्ड्स इन वे दैट डिविएट। अब ये जो वर्ड है ना, डिविएट फ्रॉम देयर लिटरल इंटरप्रिटेशन, कि ये जो फिगरेटिव लैंग्वेज है इसकी इंटरप्रिटेशन हम लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं करते, इसमें डिविएशन है। इसमें जो भी ऑथर है या राइटर हैं वो डिविएट करते हैं, उससे डिफरेंट उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो वर्डिंग कुछ और होती है लेकिन मीनिंग उसके कुछ और होते हैं। टू अचीव, और इसका पर्पस क्या है, टू अचीव अ मोर कॉम्प्लेक्स और पावरफुल इफेक्ट। अब फिगरेटिव लैंग्वेज का जो यूज है, ये जो पर्पस है कि इसमें हमारे पास जो इफेक्ट हैं वो पावरफुल हैं, और फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज हम जो डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच हम यूज करते हैं उसका मेन यही होता है, एम्फोसिस के लिए हम उसको यूज करते हैं, पावरफुल इफेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो आई हैव अ ड्रीम में हम जस्ट 3 डिस्कस करेंगे जो फिगरेटिव लैंग्वेज इसमें या फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। उसमें सबसे पहले है इल्यूजन और रेफरेंस, कि किसी चीज को जो रेफर किया जाता है पास से रिलेटेड। इसमें पहला है बच्चे 5 score years ago। अब ये 5 score years ago रेफरेंस है, रेफर्स टू लिंकन्स फेमस गेटिसबर्ग एड्रेस एंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इसमें अब 2 चीजें हैं बच्चे, ये गेटिसबर्ग एड्रेस है और लिंकन कौन है, अब्राहम लिंकन, 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इन्होंने ये दोनों जो इनकी एड्रेस हैं, एक ये जो गेटिसबर्ग एड्रेस है और इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है, ये 1863 में हुई। डेट्स डिफरेंट हैं, मीन मंथ्स डिफरेंट हैं, लेकिन ईयर 1863 है। तो अब ये जो 5 years ago, ये अभी हम बुक में वेरी फर्स्ट लाइन में देखेंगे, ये रेफरेंस किसको रेफर कर रहे हैं, ये अब्राहम लिंकन की स्पीच का रेफरेंस है, और ये मैंने आपको बता दिया जी। नेक्स्ट है बेटा ये लाइफ, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ये भी अब रेफरेंस है। ये रेफरेंस किसका है, इज अ रेफरेंस टू द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जो यूनाइटेड स्टेट की जो इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन है ये उसको रेफर कर रहा है। ये भी हम बुक में देखेंगे। नेक्स्ट बच्चे फिर इसमें ये फ्री एट लास्ट, ये एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल रेफरेंस है, ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच बचे और पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इसको फिगरेटिव लैंग्वेज की जो एग्जांपल है वो मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस हैं। मेटाफोर मीन कंपैरिजन ऑफ 2 डिसिमिलर थिंग्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक। जब हम 2 डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो जनरली इसको हम किस में डिस्कस करते हैं, मेटाफोर में और मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस में। अब इस बुक में हमारे पास जो मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस हैं वो है ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप, ये अभी बुक में हम पढ़ेंगे। लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, बैंक ऑफ जस्टिस, वैली ऑफ सेग्रीगेशन, sweltering summer, invigorating autumn. Then we have storm of persecution, winds of police brutality, valley of despair, symphony of brotherhood. इसमें और भी हैं बच्चे, ये मैंने कुछ इधर लिखती हैं, लेकिन और भी इसमें पूरी की पूरी स्पीच में काफी ज्यादा मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस भी हैं और फिगर ऑफ स्पीच भी हैं। थर्ड जो इसको हम डिस्कस करेंगे वो क्या है बच्चे, रेपिटिशन, कि इस स्पीच में कुछ वर्ड्स की, कुछ एक्सप्रेशंस की रेपिटिशन भी बहुत ज्यादा है। लाइक आई हैव अ ड्रीम। अब आई हैव अ ड्रीम को 8 सक्सेसिव सेंटेंसेस में रिपीट किया गया स्पीच में, ये हम पढ़ेंगे बच्चे। देन फ्रीडम, फ्रीडम की रेपिटेशन है बार बार इसमें स्पीच में। देन जस्टिस, नेशन, अमेरिकन और अमेरिका। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं और भी आप देखेंगे कि बार बार इनकी क्या है, रेपिटिशन है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये रेपिटिशन का यूज मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस, इल्यूजन और रेफरेंस, और इसमें कुछ और भी फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं सिंपली पर्सोनिफिकेशन चैप्टर में, जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। तो इनका जो पर्पस है, एक तो ये लिटरल सेंस से, लिटरल मीनिंग से डेविएशन है, एक रूटीन से डेविएशन है या कन्वेंशनल स्टाइल से डेविएशन है। और इसका पर्पस क्या होता है बच्चे, इसको हम पावरफुल करने के लिए, इसके इफेक्ट को एनहांस करने के लिए, इस पे एम्फोसिस के लिए, फोकस के लिए ये यूज किए जाते हैं। और ये मार्टिन लूथर किंग की स्पीच में बहुत ज्यादा है बच्चे। तो ये भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, तो इनको फिगरेटिव लैंग्वेज की कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं, ये भी आपने क्या करनी है बच्चे, माइंड में रखनी है। नाउ बेटा बिफोर रीडिंग ऑफ द चैप्टर I have a short clip or highlights of this speech by Martin Luther King. Listen it and then we will move on the reading of the text. I have a dream
that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it today. Okay, beta. After listening a short clip of Martin Luther's speech, now we will read text. Beta, come on page 41 in your book, page number 41, and we have I Have a Dream by Martin Luther King Jr. ड्रीम बेटा में हम डिस्कस कर चुके हैं. ड्रीम को आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं प्रॉपर और इसको एक्सप्लेन करूंगा बेटा, लेकिन जनरली ये थोड़ा माइंड में रख लें कि ड्रीम वो नहीं है जो हम बंद आंखों से देखते हैं, जो हम सोते हुए देखते हैं. ये वो ड्रीम है जो सोने नहीं देता. किसी ने इसको डिफाइन किया ना कि ड्रीम्स वो नहीं होते, ख्वाब वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते. तो ये ड्रीम विजन से रिलेटेड है, गोल से रिलेटेड है, टारगेट से रिलेटेड है, एंड ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग. नाउ द वेरी फर्स्ट लाइन, 5 score years ago. 5 score मीन 1 score बेटा 20 years. एक स्कोर को कितने उसमें ईयर्स होते हैं? 20 होंगे. एंड 5 score मीन 100. 5 score years ago मीन a century ago. अब ये मैंने वो रेफरेंस आपको बताया था, ये रेफरेंस है. ये किस से रिलेटेड रेफरेंस है? अब्राहम लिंकन की जो स्पीच थी इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड और गेटिसबर्ग एड्रेस से रिलेटेड, ये उसको रेफर कर रहा है. और अब्राहम लिंकन ने ये स्पीच कब डिलीवर की थी बेटा? 1863 में. 1863. नाउ दिस स्पीच इज डिलीवर्ड इन 1963. ओके. अ ग्रेट अमेरिकन. Who is great American? Abraham Lincoln. And who was or who is Abraham Lincoln? The 16th president of America. ये जो 16वां बच्चे अमेरिका का प्रेसिडेंट था इब्राहिम लिंकन. तो ये ग्रेट अमेरिकन, ये उनकी बात कर रहे हैं जी. और कौन बात कर रहे हैं? ये मार्टिन लूथर किंग कर रहे हैं. In whose symbolic shadow we stand. Symbolic mean representative. Shadow, dark image. अब बेटा ये आपने उस शॉर्ट क्लिप में भी देखेंगे, बेसिकली ये जो स्पीच डिलीवर की गई अब्राहम लिंकन के मॉन्यूमेंट को बिल्कुल सामने की गई बच्चे, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था. तो एक ये जो सिंबॉलिक शैडो, ये उसको भी रेफर कर सकता है कि उनके सिंबॉलिक शैडो में आज हम खड़े हैं. किसके? अब्राहम लिंकन के. वी स्टैंड साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन. साइंड मीन बेटा इंडोर्स्ड, सिग्नेचर, दस्तखत किए. अब्राहम लिंकन ने किस पे साइन किए? इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन. इमेंसिपेशन मीन द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री. फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फॉर बच्चे पुलिस ब्रूटैलिटी, वाइट पीपल ब्रूटैलिटी. ये जो नीग्रो के साथ जो जुल्म हो रहे थे बेटा, और उसने उस टाइम पे ये इन्होंने साइन किए थे, ये अब्राहम लिंकन ने भी साइन किए थे कि जो जितनी भी स्लेव्स हैं ये फ्री हैं. लेकिन वो भी बताएगा कि उस पर फिर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई. साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन मीन पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ फ्रीडम. कि जो अब्राहम लिंकन ने 1863 में स्पीच डिलीवर की, और उस स्पीच में उन्होंने जो ब्लैक थे या जो नीग्रो थे अमेरिका में, उनको क्या किया बेटा? एक ऑर्डर दिया, उनको फ्री कर दिया. अब ये उस स्पीच को रेफर कर रहे हैं, उसका रेफरेंस दे रहे हैं. और ये कौन रेफरेंस दे रहे हैं बेटा? ये मार्टिन लूथर किंग रेफरेंस दे रहे हैं.
Okay, this momentous degree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves. अब बेटा this momentous mean historic, important, outstanding, historic, important, outstanding. This momentous degree mean law, judicial decision, order, law, judicial decision, order. This momentous degree, which momentous degree? Emancipation Proclamation. Emancipation Proclamation given by Abraham Lincoln. In which year? 1863. This momentous degree came as a great beacon light. बीकन लाइट के बेटा डिफरेंट मीनिंग है. एक तो इसको हम कहते हैं सिग्नल फायर, स्ट्रॉन्ग लाइट. जो यहां पे ज्यादा सूट करेंगे वो क्या है बच्चे? बीकन लाइट मीन गाइडिंग लाइट, समथिंग और समवन हु गाइड्स, कि जो एक रास्ता दिखाएं. तो अब वो क्या कह रहा है बेटा? बीकन लाइट ऑफ होप. कि जो अब्राहम लिंकन की जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था वो एक क्या थी? होप थी. किसके लिए होप थी? बीकन लाइट, गाइडिंग होप थी उसमें. टू मिलियंस ऑफ नीग्रो स्लेव्स. मिलियंस ऑफ नीग्रो मीन ब्लैक पीपल. जनरली हम ब्लैक पीपल के लिए ये वर्ड यूज करते हैं कि जो मिलियन नीग्रो स्लेव्स थे उनके लिए इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन में क्या था बेटा? होप थी. ओके, who had been seared in the flames of withering injustice. Seared mean different meaning बच्चे. burnt, dry up. Next meaning can be to wither बेटा ये जो मुरझाने वाला होता है, wither. अब इसमें क्या है बच्चे कि seared in the flames of withering injustice. Withering mean here very harsh, severe, damaging, devastating. Very harsh, severe, damaging, devastating. Injustice. कि इनजस्टिस तो है, ब्लैक पीपल के साथ, नीग्रो के साथ ना इंसाफी तो हो रही है, लेकिन वो कैसी ना इंसाफी है? हार्श, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव. और इसमें क्या है कि वो ये कह रहा है बच्चे कि हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, के जो नीग्रो हैं ये जल रहे हैं, ये झुलस रहे हैं. किस में? फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, फ्लेम्स ऑफ ब्रूटल इनजस्टिस, फ्लेम्स ऑफ devastating injustice, flame of harsh injustice. कि ये जो नाइंसाफी है और तबाहकुन नाइंसाफी है उसमें नीग्रो जल रहे हैं, झुलस रहे हैं. उन नीग्रो के लिए होप है. किस में होप है? इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन में होप है बच्चे. ओके, नेक्स्ट. It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity. It came. It mean emancipation proclamation. कि ये जो emancipation proclamation थी ये आई joyous daybreak. Joyous mean joyful, blissful, bliss, BLISSFUL, blissful, happy, joyous, joyful, blissful, happy. Daybreak mean dawn, sunrise. To end the long night of captivity. Captivity mean confinement. 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 Prison. 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 Slavery. ये कैप्टिविटी क्या है बच्चे? कॉन्फाइनमेंट, प्रिजन, स्लेवरी, गुलामी. कि जो स्पीच थी, जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन बाय अब्राहम लिंकन, ये नीग्रो के लिए एक सुबह लेके आई, जॉयस डॉन लेके आई. और वो किसके लिए थी? टू एंड दी लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी. की जो एक लॉन्ग जो नाइट थी कैप्टिविटी की, जेल की, कॉन्फाइनमेंट की, स्लेवरी की, गुलामी की, उसको एंड करने के लिए अब्राहम लिंकन की जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो एड्रेस था, वो ये दोनों इंटरलिंक्ड है बच्चे. गेटिसबर्ग के एड्रेस और इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उसमें नीग्रो के लिए होप थी. अब ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. मार्टिन लूथर किंग अपनी स्पीच यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चे, रेफर करते हैं
व्हाइट पीपल को बताते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। जी ये मैं नहीं बात कर रहा, ये कोई और भी बात कर गया है, ये मेरा थीम नहीं है, ये जस्ट मेरा ड्रीम नहीं है, मैं नहीं लोगों को यहां पे लेके आ गया। ये अब्राहम लिंकन भी इसी पॉइंट को वो डिक्लेयर करके जा चुके हैं, वो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। नाउ बट 100 years later कहता है, लेकिन 100 years 100 साल बाद मीन इन 1963, लेटर मीन आफ्टरवर्ड, कि 100 साल बाद क्या हुआ जी? We must face the tragic fact that Negro is still not free. Tragic mean distressful. Tragic mean बेटा distressful, unfortunate, unlucky. कहता है लेकिन हमें ये बात माननी पड़ेगी, इसको फेस करना पड़ेगा कि नीग्रो 100 साल बाद भी फ्री नहीं है। 100 years हो चुके हैं, 1863, नाउ 1963, बट स्टिल नीग्रो इज नॉट फ्री। आज भी जो ब्लैक पीपल है, जो ब्लैक पर्सन है, एज एन इंडिविजुअल कहें या एज ए जर्नल कहें, वो फ्री नहीं है जी। ओके, 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. वर्डिंग देखेंगे बच्चे, वो जो हमने फिगरेटिव लैंग्वेज पढ़ी थी ना बच्चे, उसको इंटरव्यू हमने ओवरव्यू देखा। अब इसकी वर्डिंग को देखें, वर्ड सिलेक्शन को देखें, क्या कह रहे हैं जी? 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation. Crippled mean disabled, restricted, disabled, restricted, disabled, restricted, damaged. Okay? आगे क्या है बच्चे? मनैकल्स। अब मनैकल के इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बच्चे, ये मनैकल्स क्या है जी? शैकल्स, फीटर्स, शैकल्स, फीटर्स, हैंडकफ। अब ये जनरली वो कहते हैं, हथकड़ियों की बात भी कर रहे हैं कि 100 years बाद हमें क्रिपल्ड क्या है बच्चे? बाय द शैकल्स, कि हम कॉन्फाइंड हैं, हम डिस्टेबल हो चुके हैं, हम मफलूज हुए हुए हैं। और मफलूज क्यों हुए हैं? बाय द मनैकल्स, हथकड़ियां लगी हुई हमें, हमारे हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में वो अभी बताएगा जंजीरें हैं। किसकी जंजीरें हैं? हथकड़ियां किसकी हैं? मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन, segregation and the chains of discrimination. Segregation means separation, isolation, separation, isolation. इसके लिए एक और हम टर्म यूज करते हैं बच्चे, वर्ड यूज करते हैं, अपार्थाइड, APARTHEID, APARTHEID, अपार्थाइड, सेपरेशन, आइसोलेशन, नस्ली तासब एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। चेन्स मीन बच्चे अगेन वो इसको फीटर, बेड़ियां। कहते हैं हम क्या करें, 100 साल हो चुके हैं, नीग्रो को आज भी हथकड़ियां लगी हुई हैं। किसकी? सेपरेशन की, सेग्रेशन की, नस्ली तासब की, और बेड़ियां पड़ी हुई हैं डिस्क्रिमिनेशन की। ये सेपरेशन और सॉरी बच्चे, सेपरेशन, सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन सारे सिनोनिम्स हैं। कहते हैं हमारे हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में जंजीरें हैं, बेड़ियां हैं, आज भी हम कैद हैं। ओके, 100 years later, 100 साल बाद, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. कहते हैं 100 साल हो गए हमें, हम कहां रह रहे हैं आज? एक नीग्रो कहां रह रहा है? 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. एक आइलैंड में वो रह रहे, और वो आइलैंड मीन जजीरा, वो किसका जजीरा है? पॉवर्टी का जजीरा है, वो गुर्बत का जजीरा है, वो होपलेसनेस का वो जजीरा है, वो मायूसियों का जजीरा है, वो हथकड़ियों का जजीरा है, वो जंजीरों का जजीरा है। वहां पे हम एक नीग्रो जिंदगी, वो महरूमियों का जजीरा है, वहां पे हम रह रहे हैं। अच्छा, लेकिन उस जजीरे के सराउंडिंग में क्या है? मिस्ट ऑफ अ वास्ट ओशन। ये मिस्ट क्या है बच्चे? मिडल। ओशन मीन सी, वाइड सी, ऑफ मटीरियल प्रोस्पेरिटी। मटीरियल मीन वर्ल्डली, वर्ल्डली, दुनियावी, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, प्रोस्पेरिटी अगेन वेलफेयर, वेलबीइंग, सक्सेस। कहते हैं प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नीग्रो, सपोज ये नीग्रो यहां पे खड़ा है, यहां पे रह रहे,
ये आइलैंड है पॉवर्टी का, होपलेसनेस का, प्रॉब्लम्स का, ट्रायल्स का, रेवोल्यूशंस का, वो आगे मेंशन करेगा। लेकिन ये आइलैंड के सराउंडिंग में क्या है जी? ये प्रोस्पेरिटी है, सक्सेस ही सक्सेस है, वेल्थ ही वेल्थ है। वाइट पीपल के लिए, उनके लिए सब कुछ है। लेकिन हम पॉवर्टी के आइलैंड में रह रहे हैं, एक नीग्रो पॉवर्टी के जजीरे में रह रहा है। 100 ईयर्स हो चुके हैं हमारी एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के। ओके, 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद, द नीग्रो इज स्टिल लैंग्वेज्ड in the corners of American society. Languished के different meaning बच्चे can be different meaning. Languished mean to suffer, neglected, to suffer, neglected, decay, weaken, to lose strength. अब ये different meaning है। neglected, फिर इसको decay कहें, weaken कहें, to lose strength कहें, छुपना कहें कि 100 साल बाद एक नीग्रो अमेरिकन कॉर्नर्स में, कोनों खुदरों में क्या कर रहा है जी? छुप रहा है। किससे? पुलिस ब्रूटैलिटी से, ब्रूटैलिटी बाय वाइट पीपल, वाइट मैन। ये अभी वो मेंशन करेगा बच्चे, कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज ओन लैंड। एक्साइल मीन बच्चे बैनिश्ड, BANISHED, बैनिश्ड, डीपोर्ट, जलावतन। कहता है एक नीग्रो तो अपनी ही लैंड में जलावतन हो गया है, एक नीग्रो तो अपने ही मुल्क में जलावतन हो चुका है, एक नीग्रो तो अपने मुल्क में रह रहा है, अपनी लैंड में रह रहा है। लेकिन उसके साथ जो वाइट पीपल का बिहेवियर है वो किस जैसा है? एलियन जैसा है, फॉरेनर्स जैसा है, गैर मुल्कियों जैसा है, शायद उससे भी ज्यादा बुरा सलूक किया जा रहा है हमारे साथ। ओके, So we have come here today. कहते हैं हम आज आए हैं। हम यहां पर आज क्यों आए हैं? हमारे आने का पर्पस क्या है? हमारे आने का एम क्या है? We have come here today to dramatize an appalling condition. Dramatize mean to make a situation more important and serious. To make a situation more important and serious. To make a situation more important and serious. Dramatize. Appalling mean terrible. TERRIBLE, terrible. Hideous, HIDEOUS, hideous. Horrifying, frightening. Condition mean situation. कहता हम अब आज यहां क्यों आए हैं? Come here to dramatize this horrible situation। कि ये जो horrible situation है, ये जो ड्रामेटिक और जो terrible conditions हैं, इसको ड्रामेटाइज कर सकें, इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता सकें, तो इस वजह से हम यहां पर आए हैं। नाउ बेटा ये टेक्स्ट इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब बेटा जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये जो मेरा टॉपिक इसको इसमें ऐड करने का जो पर्पस था कि ये कंफ्यूजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जब वो लिखते हैं कि ये जैसे ये है कि अब जो स्पेलिंग है एनालाइज और एनालाइज के विच वन इज करेक्ट, ये स्पेलिंग ठीक है या ये ठीक है। तो इसमें बेटा मैं इंशाल्लाह हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा इसको हम डिस्कस करेंगे कि जो अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश बोथ आर करेक्ट, दोनों ठीक हैं। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, उसमें हम फर्स्ट आज डिस्कस कर रहे हैं स्पेलिंग डिफरेंसेस। इसमें स्पेलिंग के डिफरेंसेस हैं, इसमें वोकैबुलरी के डिफरेंसेस हैं, ग्रामर के डिफरेंसेस हैं माइन्यूट से। देन वी हैव प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस, ये 4 मेन डिफरेंसेस हैं, माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। तो ये थोड़ा सा इनको हम डिस्कस माइन्यूटली करेंगे। थोड़ा सा चीजें जो एम्बिग्विटी है, कुछ स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं, कहीं पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। अब बेटा ये अमेरिकन इंग्लिश में ये जो एनालाइज के स्पेलिंग Z के साथ होंगे, जो हमारा ये जो कंप्यूटर में हम टाइप करते हैं, लेकिन ब्रिटिश में इसको हम किसके साथ करते हैं जी? S के साथ करते हैं। इसी तरह सेंटर, अब अमेरिकन इंग्लिश में जो स्पेलिंग होंगे सेंटर के वो CENTER, लेकिन ब्रिटिश में हम आएंगे तो वो TRE, CENTRE। देन चेक, अब ये जो वर्ड चेक है अमेरिकन इंग्लिश में ये चेक के स्पेलिंग ये है, ये जो बैंक के चेक की मैं बात कर रहा हूं, बैंक के लिए जो हम देते हैं पेमेंट के लिए, और ब्रिटिश में इसके स्पेलिंग क्या है? ये हैं। देन बेटा कलर, ये काफी फेमस वर्ड है ये कलर, बिहेवियर, नेबर। अब
COLOR कलर, फेवर, सेवर, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये अमेरिकन स्पेलिंग है, लेकिन ब्रिटिश में COLO, इसमें ये U क्या करते हैं, वो ऐड करते हैं। इसी तरह डिफेंस, अब अमेरिकन में ये डिफेंस S के साथ होगा, लेकिन ब्रिटिश में ये डिफेंस के स्पेलिंग इधर क्या हो जाएंगे, C। इनरोल, अमेरिकन इंग्लिश में ENRO डबल L आएगा बच्चे, लेकिन ब्रिटिश में इनरोल के साथ हम सिंगल L यूज करते हैं। सेम फुलफिल, फुलफिल का भी अमेरिकन में डबल L, ब्रिटिश में सिंगल L। ऑनर, ये इसके साथ आएगा बच्चे, कलर के साथ, ये सेम इनका है, ऑनर, HONOR अमेरिकन एंड HONOUR ब्रिटिश। लेबर, सेम, LABOUR ब्रिटिश एंड LABOR लेबर अमेरिकन। देन मीटर, अब ये METER मीटर, बट इन ब्रिटिश वी हैव METRE मीटर, ये जो सेंटर, ये इसके सीक्वेंस में है बच्चे। इसी तरह लीटर, उसकी भी ऐसी हैं। नाउ ये वर्ड भी अक्सर हमें कंफ्यूज करता है बच्चे, प्रोग्राम, प्रोग्राम भी प्रोनाउंस करते हैं। अब अमेरिकन में इसके PROGRAM, लेकिन ब्रिटिश इसके स्पेलिंग में हम क्या होंगे जी, PROGRAMME प्रोग्राम। तो ये इसमें एडिशन है ब्रिटिश में। देन वी हैव टायर, ये टायर जो ये व्हीकल से रिलेटेड है, कार के जो टायर होते हैं, TIRE टायर, ये अमेरिकन, एंड TYRE टायर ब्रिटिश। नेक्स्ट ट्रैवलर, in American English, in American spelling we have one L in traveler or travel, but in British English we have double L। तो ये बेटा और भी हैं इसमें, ये जनरली कुछ मैंने जो मोस्टली यूज होते हैं ये इसमें डिस्कस कर लिए। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी होंगी। मजीद अगर आप इसको गूगल करें तो आपको और भी, या किसी अच्छी ग्रामर की बुक पे देखें तो ये डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे बच्चे। तो बेटा ये हमारा आज का ओवरऑल लेक्चर था। आई होप आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर होगी होंगी। इन केस ऑफ एनी क्यूरी, एनी कंफ्यूजन, एनी टेंशन, बेटा आप क्यूरी सेशन में कंसर्निंग टीचर से क्या करेंगे जी, कंसर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह हाफिज।